हाय गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। सोमवार की सुबह एक बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ते की शुरुआत हुई है और हफ्ते का आगाज बढ़िया, क्योंकि हमें ओवर द वीकेंड जो यूएस से क्यूज मिले थे वाकई स्ट्रॉन्ग। डाउ में 800 पॉइंट से ज्यादा की रैली, 828 अंकों की मजबूती थी डाउ में फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन। बढ़िया ट्रेंडिंग डे बन रहा था और मूड माहौल इक्विटीज की तरफ रुझान रिस्क ऑन टेबल पे लौटता हुआ। रिस्क ऑन क्यों लौट रहा है, यानी कि लोग इक्विटीज की तरफ नजरिया क्यों बढ़ा रहे हैं, एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एक होप जाग रही है। और ये अक्रॉस द ग्लोब सारे इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंकर्स को लेकर ये होप्स हैं, खासतौर पे फेड को लेकर, कि जब इस हफ्ते वेडनेसडे को फेड की मीटिंग का आउटकम आएगा तो शायद 75 बेसिस पॉइंट्स का एक रेट हाइक आ जाएगा, पर उसके बाद दिसंबर ऑनवर्ड शायद रेट हाइक्स का क्वांटम फेड रिड्यूस कर सकता है, ऐसा नैरेटिव चल रहा है। और इसीलिए आप देख रहे हैं इक्विटीज में बढ़िया उछाल। तो जो बढ़िया क्यूज मिले उसके चलते हमें गैप अप शुरुआत मिली और मोटा मोटी हम उस गैप को इंटैक्ट रखे हुए हैं। 17,940 के आसपास के लेवल्स पर इस समय कामकाज होता हुआ गैप इंटैक्ट। थोड़ा सा निफ्टी बैंक एक शेड वीक था, फ्राइडे को भी कोई डिसाइसिव क्यों नहीं मिल रहा था, स्प्लिट थी लार्ज कैप्स की स्क्रीन्स। निफ्टी बैंक वो पॉकेट है जो पस्त पड़ रही है। अच्छी शुरुआत के बाद वो पस्त पड़ती हुई हमने 41,350 के लेवल्स देखे थे, अब 200 पॉइंट ऑफ डेज हाइज इस समय इस निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। पर फिर निफ्टी को सपोर्ट कहां से मिल रहा है, लाइए कंट्रीब्यूशन प्लेट निफ्टी की। अगर बैंक्स पस्त पड़ रहे हैं तो आज शुरुआत से किसी आईटी ने परचम संभाला, रिलायंस इंडस्ट्रीज सॉन्ग मोमेंटम में आता हुआ आपको नजर आएगा। ये वो पॉकेट्स हैं जो स्ट्रेंथ दे रही हैं, इनके चलते लार्जली सपोर्ट मिलता हुआ निफ्टी बैंक जो पस्त पड़ रहा है, तो यहां से वो मोमेंटम इंटैक्ट रखने में मदद मिल पा रही है। वीरू स्क्रीन्स पे आपको आपकी नजर आएंगे। मैं एक्सपर्ट्स का टीजर दे दूं। हमारे साथ 10 के दमदार ट्रेड्स में बेहतरीन स्टॉक पिकिंग के लिए निर्मल बंग सिक्योरिटीज की स्वाति होतकर और साथ साथ इनक्रेड इक्विटीज के गौरव बिस्सा जुड़ गए हैं दोनों के दोनों। आप दोनों को गुड मॉर्निंग। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन वीरू 17,950 एक पॉकेट पस पड़ रही तो बाकी पॉकेट्स हैवी वेट्स हैं जो मदद करने के लिए खड़े हुए हैं। क्या करना चाहिए? हम पिछले शो से बातचीत कर रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल्स निफ्टी के लिए हैं जहां के आसपास आके खड़े हुए हैं, राइटर्स का जोन। क्या देख के लग रहा है स्क्रीन्स को? देखिए आशीष, पूरी की पूरी कहानी इट्स ऑल अबाउट निफ्टी बैंक के लिए। अगर आप देखिए बहुत बड़े ट्रिगर्स नहीं है, क्योंकि बहुत कोई भी ऐसा सिंगल स्टॉक फ्यूचर नहीं है जो कि डिलीवर कर रहा हो। इट्स आईटी, लुक एट भारती एयरटेल, लुक एट रिलायंस, लुक एट मारुति, लुक एट एंटायर ऑटो, लुक एट एंटायर केमिकल। ये सारी की सारी स्ट्रेंथ जा रही है और इनफैक्ट सिर्फ आईटी को स्पॉन्सर करने के लिए, ये निफ्टी को स्पॉन्सर करने के लिए। मैं अपने स्क्रीन पे एक और चीज देख रहा हूं आशीष, इट्स एचयूएल विच इज फ्लोटिंग एट डे हाई नाउ। तो आशीष, ट्रेड करने लायक इंडेक्स वही है और वो है निफ्टी। सुबह का लेवल क्या था आशीष, जो हमने 7 बजे डिस्कस किया था? इट वॉज 856,910। जनाब, ये वो 50-60 पॉइंट है जो आपके इस गैप अप को इंटैक्ट रखेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, इसी 50 पॉइंट और इसी के नीचे अगर आप देखिए आपके स्टॉप लॉस होंगे। निफ्टी पे अगर आप लॉन्ग हैं तो रखिए। ये वो ट्रेजेक्टरी है आशीष जहां पे थोड़ा दाव खेलना पड़ेगा, वैल्यू एट रिस्क रखनी पड़ेगी। और मैं फिर कह रहा हूं, इट्स ऑल अबाउट 17,972, 972, 816, सॉरी 18,016। ये समझ लीजिएगा 28, 38 और 6 लगभग 44 पॉइंट, ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है निफ्टी के स्ट्रक्चर के लिए। अगर ये 44 पॉइंट बाइसेक्ट हो गए तो आपको 18,100 की ट्रेजेक्टरी, 18,128 की ट्रेजेक्टरी मिल जाएगी, जो सुबह डिस्कस किया था मैंने। सो ट्रेड व्यू ओनली ऑन निफ्टी। लेवल्स बिल्कुल डिफाइन कर दिए हैं। 17,972 जो कि सुबह मॉर्निंग कमेंट्री मेंशन किया था आशीष, आप यकीन मानिए वही हाई है और वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इस जोन में अगर एंटर कर गए तो निफ्टी का स्विंग वाइल्ड हो जाएगा आशीष। वॉच आउट करिएगा फिर जो क्रूशियल लेवल्स वीरू हाईलाइट कर रहे हैं। हमारे साथ goindiastocks.com के राकेश अरोड़ा साहब जुड़ते हुए। मार्केट बिग वॉइस की कड़ी में राकेश सर के पास कुछ ही देर में जाऊंगा, लेकिन पहले आज के बढ़िया 10 के दमदार पिक्स जो हैं। स्वाति, हाय गुड मॉर्निंग। स्वाति, क्या रडार पे है, क्या नजरिया बन रहा है निफ्टी के इस समय चाल देखकर? यस, गुड मॉर्निंग आशीष जी। व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है, क्योंकि जिस हिसाब से हम लास्ट 2 हफ्ते से देख रहे थे कि निफ्टी काफी रेंज बाउंड थी 17,600 टू 17,800 के रेंज में। गैप अप होने के बाद उसने काफी अच्छी ओपनिंग दी है एंड मुझे लगता है 18,000 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल माना जाएगा।
क्योंकि बैंक निफ्टी अगर हम देखो तो बैंक निफ्टी इतना परफॉर्म नहीं कर रही है कंपेयर टू निफ्टी, दैट वुड बी द वन कॉशियस पॉइंट। अगर ये 18,000 तोड़ती है तो डेफिनेटली पुल बैक रैली और कंटिन्यूड हो सकती है 18,200 के हिसाब से। एंड नीचे में जब तक 17,800 के लेवल्स इंटैक्ट है तब तक डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव रहेगा, तो बाय साइड होल्ड रखना चाहिए। एट द करंट लेवल पार्शियल प्रॉफिट्स तो बुक कीजिएगा, सेकंड पार्शियल आप होल्ड कर सकते हो 17,800 के स्टॉप लॉस से। बट स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है हम लोग आशीष जी, क्योंकि सेक्टरल रोटेशन हमें देखने मिल रहा है। गिरते हुए मार्केट में भी हम लोग को ऐसे कुछ स्टॉक्स मिलते हैं जो कि 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई चल रहे हैं। तो इट्स स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट, निफ्टी बैंक निफ्टी वोलेटाइल रहेगी ही, बिकॉज ग्लोबल क्यूज भी वो लोग देख लेते हैं। तो दैट्स व्हाई मैं कहूंगी कि स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा ये मार्केट में, काफी अच्छे मुनाफे आपको देखने मिलेंगे। आज के लिए ट्रेंडिंग कॉल के हिसाब से C8 मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि C8 में अगर मैं चार्ट देखूं तो वेल प्लेस्ड है ऑल द इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस। अब अगर मैं बॉलिंगर बैंड देखती हूँ तो भी अपर बॉलिंगर बैंड में जा रहा था, काफी दिनों से काफी कंसोलिडेशन फेज में था, आज उसने ब्रेकआउट दिया विद डिसेंट वॉल्यूम्स। तो मुझे लगता है C8 में करंट लेवल पे बाय कॉल देना चाहिए। 1600 के टारगेट्स में देखती हूँ अपसाइड में, 1510 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। C8 आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो आपका एक प्रेफर्ड कॉल और 1552 पे डी हाई पे ट्रेड करता हुआ। गौरव, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। गौरव, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इंडिसेस को और आपके दो कन्विक्शन कॉल इस वक्त के? गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। इंडेक्स का काफी क्लियर है, जैसे आप भी चर्चा कर रहे थे कि 18,000 जो है एक की लेवल है, एक महत्वपूर्ण लेवल है। लेकिन यहाँ पे आप निफ्टी आईटी की बात करो, निफ्टी ऑटो की बात कर लो या केमिकल्स की बात कर लो, इनमें दमखम इतना नहीं है कि एक कंसिस्टेंट पुश दे सके वेटेज के हिसाब से। तो वहां पे अगर बैंक निफ्टी परफॉर्म करना काफी जरूरी है। तो बैंक निफ्टी अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो शायद आज 18,000 के आसपास में हम थोड़ा डगमगा जाए। 18,000 इज द की लेवल, इसके ऊपर क्लोज हुआ तो प्रोबेबली आप 18,150 18,200 की बात करेंगे 2 दिन के अंदर। तो वही हमारा रुझान यहाँ पे भी है कि यहाँ पे फ्रेश हम लोग बाय नहीं करवा रहे हैं क्लाइंट्स को इंडेक्स के ऊपर, और वेट करेंगे बैंक निफ्टी परफॉर्म किया तो आप वहाँ पे बाय कर सकते हैं। रही बात स्टॉक स्पेसिफिक, तो पहला जो स्टॉक होगा वो है दीपक नाइट्रेट। यहाँ पे आप अगर देखेंगे, जैसे आपने कहा केमिकल स्पेस काफी बजिंग है, और ये अपने वीकली चार्ट्स अगर आप इसके देखेंगे तो काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन बना के स्टॉक जो है ऊपर आ रहा है। फॉलो बाइंग आपको इसमें नजर आ रही है। डेली चार्ट्स पे आपको एक ब्रेकआउट आपको देखने मिलेगा 2 3 महीने का। पॉइंट एंड फिगर चार्ट में आपको ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे मोमेंटम और बन सकता है। 2395 इमीडिएट लेवल्स होंगे जो टारगेट्स होंगे इनके लिए। अगर 2400 के ऊपर क्लोज आ जाता है तो मोमेंटम जो है और कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 2500 के ऊपर के लिए भी करंट सीरीज के अंदर। तो काफी क्लेवरली पोजिशन है दीपक नाइट्रेट। यहाँ पे 2265 रुपए का एक स्टॉप लॉस होगा। दूसरा है ग्लेनमार्क फार्मा में मैं बुलिश हूँ। हम लोग ने अपने यहाँ पे रिपोर्ट भी निकाली है इंडियन में फार्मा स्पेस के लिए, उसमें ग्लेनमार्क भी पिक है। तो यहाँ पे फिलहाल ग्लेनमार्क में कुछ किया नहीं है पिछले 6 महीने से। अगर आप देखेंगे तो आप बोल सकते हैं टाइम पास हो रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, रेंज में है। अब लग रहा है, आसार आ रहे हैं कि यहाँ से बाहर निकल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 385 के स्टॉप लॉस इसको बाय कर सकते हैं। 435 का इसमें लक्ष्य होगा। ओके, दीपक नाइट्राइट पिछले शो में चर्चा में भी आया था ये स्टॉक। हमने इसकी बढ़िया सी 2300 की कॉल भी एंजॉय करी, गौरव से भी एक सील ऑफ अप्रूवल, और साथ साथ ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स खरीदारी करने का यहां मन, और साथ में स्वाति ने मेंशन करा C8। रखिए इन सब स्टॉक्स को इस समय रडार पे, ये इस समय के 10 के अंदर ट्रेड्स के प्रिफर्ड पिक्स। लाइए मार्केट बिग वॉइसेस कड़ी में आज हमारे साथ goindiastocks.com के राकेश अरोड़ा सर जुड़ते हुए। राकेश सर, हाय, गुड मॉर्निंग। बढ़िया मूड माहौल हो रहा है राकेश सर, गजब का यूएस मार्केट में उछाल, 14% अब तक मंथ टिल डेट डाउ उछल गया, और लार्जली सब ये एंटिसिपेशन एक्सपेक्टेशन कह लीजिए जो भी, कि 75 बेसिस पॉइंट्स के बाद दरें बढ़ने के सिलसिला थोड़ा सा इस पेस थमती हुई नजर आएगी। आप भी उस कैंप को बिलोंग करते हो? क्योंकि सर अब तक तो डेटा में ऐसा कुछ विजिबल नहीं है। ये इलेक्शन रिलेटेड नैरेटिव है या वाकई सच ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा है कि आज ही गोल्डमैन की रिपोर्ट आई है। हाँ। इसमें उन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट रेट यूएस में अराउंड 4.5 से 5% के आसपास जाके पीक आउट होने चाहिए। तो अभी हम लोग 4% नजदीक पहुंच जाएंगे एक 75 बेसिस पॉइंट हाइक के बाद। तो आई थिंक उसके बाद थोड़ा स्लो डाउन होना तो लाजमी है। बट क्या प्राइसेस इंटरेस्ट रेट कट करने लग जाएगा, जो कि पहले उम्मीद थी 2023 के अंदर कट भी देखने को मिल सकता है। अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है इन्फ्लेशन डाटा और ग्रोथ डाटा को देखते हुए। तो मुझे लगता है कि एक रिबाउंड आया है, बट इतना ज्यादा रैली चलेगी ऐसा लगता नहीं है।
तो रैली चलेगी नहीं, मतलब ये ग्लोबली ये यूएस सेंट्रिक है, ये हमारे लिए भी ऐसा अंडरटोन है सर? हमारे लिए आई थिंक अर्निंग्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी तक जो अर्निंग्स आई हैं, क्योंकि इनिशियली अच्छी अर्निंग्स पहले आती है, तो उसमें देखेंगे तो बैंक्स को छोड़ के ऐसा कोई खास कोई दमदार अर्निंग दिखी नहीं अभी तक। तो मेरे हिसाब से थोड़ा अर्निंग्स डाउनग्रेड का माहौल बन रहा है। और अभी आरबीआई ने भी 3 तारीख को एक स्पेशल मीटिंग बुलाई है, तो हो सकता है कि थोड़ा कैचअप हो रेट हाइक में इंडिया के लिए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा यहाँ पे एक कॉशियस होने की जरूरत लग रही है। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली राकेश सर कि मेटल्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप, और मेटल्स में लास्ट वीक से ही अगर आप देखिए कुछ स्टेबिलिटी लौटी। इनफैक्ट थर्सडे को हमने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखा। अभी सर मेटल्स फेरस नॉन फेरस दोनों को कैसे अप्रोच करेंगे? हमने एक बात तो है कि पूरा सितंबर और अक्टूबर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है, और जो भी हमने रीगेन किया जुलाई में, अगस्त में, सितंबर और अक्टूबर में स्थिर रहे। एग्जैक्टली सर मेटल्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस वक्त? देखिए, मेटल अभी एक न्यूट्रल जोन में आ गए हैं। एक पहला बड़ा करेक्शन हुआ, उसके बाद से कंसोलिडेशन का मोड चल रहा है। और जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं जेएसडब्ल्यू स्टील वगैरह के, वहां पे भी एक बॉटम बनता दिख रहा है बिट्टा मार्जिन्स को लेके। बट मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह की एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस हैं फ्यूचर को लेके, एक वी शेप रिकवरी टाइप का जो उन्होंने बिल्ट इन कर रखा है अपने नंबर्स में, वो आता दिख नहीं रहा है मुझे। तो एक रिबाउंड थोड़ा बहुत है, बट आई थिंक कोई मैसिव रैली आने वाली है ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और डिमांड कंसर्न्स अभी आगे जाके थोड़े और बढ़ने वाले ही हैं, कम नहीं होने वाले। तो मेटल्स को लेके एक मैं कहूंगा कि न्यूट्रल जोन है। स्टॉक इतने सस्ते भी नहीं है कि हम जाके उनको खरीद लें, फेयरली वैल्यूड लग रहे हैं, और एक अच्छा खासा रिबाउंड इन मार्जिन भी बिल्ट इन कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अभी उसको थोड़ा अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। ओके, मेटल्स का आप देखें, आप इस पर अपना व्यू देते हुए राकेश जी, इससे पहले कि हम कुछ और सेगमेंट से बात करें सर, प्रॉफिट बुकिंग भी अगर आप देखें अच्छा विचार होता है, और वक्त वक्त पे बाजार में अगर की जाए तो वो भी अगर आप देखें काफ़ी जायज़ होती है। अब आरबीआई की ये बैठक और उससे पहले अगर आप देखें हमने जो ये बैंक से पूरा मूव देखा राकेश जी, उसको आईसीआईसीआई बैंक ने स्पॉन्सर किया, उसको एसबीआई ने स्पॉन्सर किया, उसको पीएसयू बैंक्स ने स्पॉन्सर किया। अब बैंक्स को, और स्पेशली ये क्वार्टरली अर्निंग के बाद जो स्विंग मिला हमको, और हम ऑल टाइम हाई पे खड़े हैं सर 41,800 की ट्रैजेक्टरी के आसपास, बैंक्स पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या फिर अभी भी कमिटेड रहें, या फिर कुछ ऐसे बैंक्स जिसको आप अभी भी चेस करना पसंद करते हैं सर? देखिए, बैंक्स के रिजल्ट्स काफी पॉजिटिव आए हैं, और इस तरह का माहौल बैंक्स में मतलब काफी कुछ सालों बाद देखने को मिला है कि जब क्रेडिट ग्रोथ इतनी अच्छी चल रही है, और आपकी जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी काफी लो चल रही है, और बैंक्स ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि प्रॉफिट बहुत ज्यादा ना दिखे। तो इस तरह का माहौल बहुत रेयरली दिखता है। तो मुझे लगता है कि ये रैली जो है वो भी चलनी चाहिए। स्टॉक्स अभी भी एक्सपेंसिव नहीं है। मुझे लगता है कि रैली थोड़ी और ब्रॉड बेस्ड हो जाएगी, तो जो छोटे जो स्टॉक्स हैं वो जो नहीं चले थे उतना, वो भी अब चलने लगेंगे। तो आई थिंक बैंक्स को अभी पकड़े रहने की ही राय होगी मेरी। अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि जिससे कि ये रैली डिरेल हो जाए। हालांकि थोड़ा बहुत एक शंका जरूर है कि डिपॉजिट रेट्स उतने नहीं बढ़ रहे हैं जितने कि क्रेडिट ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए चाहिए। तो देखते हैं, अगर बैंक्स थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगी अपने डिपॉजिट पे, तो हो सकता है कि वो कंसर्न भी थोड़ा कम होगा। तो मुझे लगता है कि अभी भी पकड़े रहना चाहिए, बैंक्स को अभी बेचने का हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। पकड़े रहिए, कोई हड़बड़ी ना करें। डिपॉजिट रेट बढ़ाएंगे, उनके लिए अच्छा है, उनके लिए अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा होगा, विन विन हो जाएगा फिर तो। रखिए रडार। अच्छा राकेश सर, ये न्यू एज कंपनीज पिछले हफ्ते से बड़ी चर्चा में है। सबके नवंबर में लॉक इन खुलने की तैयारी हो रही है, उससे पहले नर्वसनेस। आज नायका तो चल पड़ा, खैर अपनी कहानी अलग, उसकी बहुत पिटने के बाद 4% का उछाल, लेकिन वो डिलीवरी, पेटीएम, पीबी फिनटेक, इन सब के लाइंड अप है, वो लॉक इन खुलने की तैयारी हो रही है सर अगले हफ्ते ऑनवर्ड्स। गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है, कोई नायका तो अपनी इशू प्राइस के नीचे ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। इस गिरावट में कोई एक्यूमुलेशन का किसी न्यू एज कंपनी में आपका मन, या ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है, या इस समय बिल्कुल ही दूर रहे आप इस स्पेस से? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये न्यू एज कंपनी ही नेक्स्ट रैली करेंगी मुझे लगता है। और ये सब चीजें हमारी जरूरतें बनती जा रही है। आज बिना जोमेटो
बिना पेटीएम, बिना पॉलिसी बाजार के जिंदगी को सोचना भी मुश्किल है, क्योंकि हमें आदत सी लग गई है। तो ऑब्वियसली अभी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये लोग मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये स्पेस काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। ऑब्वियसली आईपीओ जो है थोड़ा ओवर प्राइस्ड लेवल पे आ गए थे, तो एक करेक्शन लाजमी था, बट काफी स्टॉक्स में 50-60% का भी करेक्शन हो चुका है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक थोड़ा एक्यूमुलेशन करना बनता है इन्वेस्टर्स के लिए। न्यू एज कंपनीज के लिए हो सकता है कि ज्यादा एलोकेशन ना कर पाए लोग, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी और वैल्यूएशन को समझना थोड़ा मुश्किल है। बट आई थिंक 5 से 10% अपने पोर्टफोलियो का एलोकेशन न्यू एज कंपनीज की तरफ करना ही चाहिए। ये इंटरेस्टिंग, और ये बात सही है, ये सब जिंदगी का हिस्सा है, इस तरह से डोमिनेंस रखती हैं अपने अपने स्पेस में। बिल्कुल। तो आप कह रहे हो ये जो रीसेंट करेक्शन आया था, वो अनजस्ट वैल्यूएशंस काफी हद तक अब जस्ट लगने लगे हैं, और अगर दिसंबर में अनलॉक खुल रहा है किसी प्लेयर्स का, और मान लीजिए कुछ सेलिंग आती भी है, तो ज्यादा दिसंबर में इन स्टॉक को लड़ा पे रखूं, एक्यूमुलेशन के बेहतरीन मौके मिल सकते हैं, ऐसा मान के चलूं राकेश सर? सेलिंग आने वाली है, क्योंकि स्टॉक्स काफी करेक्ट कर चुके हैं। हाँ। तो मुझे नहीं लगता है कि वो इन्वेस्टर्स इतना कोई हड़बड़ी दिखाएंगे कि लॉक इन खुलते ही बेच देंगे। तो मेरा मानना है कि इतना कोई डाउनसाइड भी आने वाला नहीं है। करेक्शन कंप्लीट हो चुका है अधिकतर स्टॉक्स में, और यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। आई थिंक यहीं पे ही शुरुआत करनी चाहिए एक्यूमुलेट करने की। कंपनीज में राकेश सर, आपने पोर्टफोलियो में क्या ऐड करना शुरू करा, कंस्ट्रक्ट जब कर रहे हो तो आपके पास क्या क्या है, प्लस अदर देन न्यू एज आपकी इस समय प्रिफर्ड पिक्स क्या है राकेश सर? क्या खरीद रहे हो, कहां नजर है आप लोगों की? देखिए, जैसा कि अभी हम काफी टाइम से बात करते आ रहे हैं कि हम लोग डोमेस्टिक फोकस्ड सेक्टर्स पे ही अपना ध्यान बनाए हुए हैं। हाँ। तो बैंकिंग तो अभी एक आई थिंक कॉमन हो गया है, सब लोग बैंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो बैंकिंग मेरी राय है कि अभी भी होल्ड करना चाहिए। सीमेंट सेक्टर काफी बॉटम आउट जैसा होता हुआ दिख रहा है, तो सीमेंट सेक्टर में एलोकेशन बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत सपोर्ट आईटी और फार्मा में भी अब आने लगा है, तो प्रॉब्ली थोड़ा एलोकेशन वहां भी कर सकते हैं, हालांकि ग्लोबल सिनेरियो अभी भी क्लियर नहीं है। इसके अलावा न्यू एज कंपनी, जैसा मैं बोल ही रहा था कि जो हम लोग आम हर दिन यूज कर रहे हैं जिन कंपनीज को, आई थिंक उन्हीं के शेयर्स लेने चाहिए, और मैं तो उन्हीं की तरफ ही अपना एक्यूमुलेशन कर रहा हूँ। और राकेश सर, एक और चीज़ इनफैक्ट जिसके बारे में आई थिंक पिछले 3 महीने से बात करते करते हमारा सबसे ज़्यादा समय गया, ये जो सर अक्टूबर सितंबर और इनफैक्ट अगस्त का जो निफ्टी आईटी का लो था, आपके मुताबिक क्या वो एक मीनिंगफुल लो बन गया? और इस बार के जो नंबर्स आए, वेदर इट्स मिड कैप आईटी और लार्ज कैप आईटी, क्या आप वो इसको आप एक शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म बॉटम मानने को तैयार हैं? क्या आईटी में सीरियस एफर्ट्स एज ए इन्वेस्टर आपको करना चाहिए इस वक्त? मुझे लगता है कि एक मीडियम टर्म बॉटम तो बन ही चुका है, और जो कमेंट्री कंपनीज ने दी है उसमें इतना कुछ ऐसा खराब दिख नहीं रहा है। हालांकि करेंसी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, तो जिन कंपनीज का यूरोप और उधर एक्सपोजर है, उनके लिए थोड़ा अभी भी टर्मोइल रहने वाला है। बट मुझे लगता है कि अगले 5-6 महीने अच्छा कंसोलिडेशन होके आईटी सेक्टर एक रैली के लिए तैयार हो जाएगा। वैल्यूएशंस भी अब लॉन्ग टर्म एवरेज के नजदीक आ गए, तो इतना कोई डाउनसाइड नहीं रह गया। और ओवरऑल मार्केट का वैल्यूएशन देखेंगे तो आईटी अब ठीक लग रहा है। जिस ग्रोथ रेट पे आईटी चल रहा है उसके हिसाब से उसके वैल्यूएशन अब ठीक लगने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर 5-6 महीने का पेशेंस है, तो आई थिंक आईटी का एक मीडियम टर्म बॉटम पक्का बन चुका है। मीडियम टर्म बॉटम आईटी का बन चुका है। तो दरअसल फिर ये अगर कुछ यूएस रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, करेक्शन में जा रहे हैं कुछ स्टॉक्स, तो एक्यूमुलेशन के अच्छे मौके फिर हो सकते हैं। और जो जो आप रोजमर्रा की जरूरतों के लिए चीजें यूज कर रहे हैं, उन न्यू एज कंपनीज, यूज हम पेटीएम कर रहे हैं, यूज आजकल घरों में नायका के प्रोडक्ट्स आने लगे हैं, और यूज हम जोमेटो की सर्विसेज कर रहे हैं। राकेश, सही कह रहा हूं ना मैं? बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। राकेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया पिक्स और बहुत बढ़िया तरीके से मार्केट्स पे बातचीत करने के लिए। अब हमारे साथ, अब मार्केट बिग वॉइसेस से जरा गियर शिफ्ट कर लेता हूं।
पहले 1 मिनट गौरव के पास जा रहा हूं। गौरव, क्विकली अपोलो हॉस्पिटल्स का चार्ट, हमने बहुत अच्छे मूव्स पिछले हफ्ते एंजॉय कर रहे थे क्योंकि एक आईपीओ खुलने वाला है, उससे पहले पूरा हॉस्पिटल सेक्टर लिटरली रीरेट होने के मूड में आ गया था। आज थोड़ा पस पड़ गया है। जहां पे हमने देखा है कि 2 बार 3 बार एक 4650 के आसपास में रिजेक्शन हमको देखने मिले हैं, और सपोर्ट्स भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 4150 के आसपास में सपोर्ट भी है। लेकिन जो रिस्क ले सकते हैं मेरे हिसाब से वो थोड़ा बाय कर सकते हैं। इश्यूओं के हिसाब से बाय सेल जनरेट हो रहा है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 4440 होगा। सस्टेन अगर हो गया तो आपको फिर से एक मूव जो है वो 4650 के करीब देखने मिल सकता है। उसके ऊपर सस्टेन हो गया है तो फिर बड़ी ब्रेकआउट आएंगे टुवर्ड्स 4850 4900। चलिए, आज का अब कॉर्पोरेट स्कैन, और आज हमारे रडार पे जेएसडब्ल्यू एनर्जी और इस कंपनी के जॉइंट एमडी और सीईओ प्रशांत जैन सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। प्रशांत सर, हाय, गुड मॉर्निंग। ये मुझे बताया गया था कि भाई म्यूटेड ऑपरेशनल क्वार्टर है, मर्चेंट पावर वीक है, लोअर थर्मल पावर जनरेशन है, इस क्वार्टर की हाइलाइट्स, वीक नंबर। स्टॉक तो 4-5% चढ़ गया। ये एनालिस्ट कॉन कॉल कर दिया क्या आप सर? कुछ खास बता दिया क्या वहां पे? नमस्कार जी, एंड आप सबके व्यूअर्स को दीपावली की शुभकामनाएं। सो स्टॉक मार्केट के बारे में तो आप लोग ज्यादा जानते हैं, मैं कम जानता हूं, लेकिन बिजनेस के बारे में जहां तक कि हमारी बात है तो हमारी जो मार्जिन का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एक्चुअली मिस इंटरप्रेटेड है, क्योंकि हमारे जो बिजनेस के अंदर में फ्यूल की जो प्राइस होती है वो पास थ्रू होती है। तो हमारी पिछले क्वार्टर के अंदर में क्योंकि थर्मल कोल के प्राइसेस बढ़ गए तो फ्यूल प्राइस 130% बढ़ गई। उसकी वजह से हमारा जो मार्जिन है वो तो फिक्स रहता है जो हमको पावर बेचने के लिए मिलता है, तो वो डेनोमिनेटर बढ़ने की वजह से हमारा जो मार्जिन है उसमें कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दिया, जबकि हमारा जो मार्जिन है वो रुपीस पर किलोवाट आवर में इंटैक्ट रहे। इसीलिए हमारी जो EBITDA भी थी वो 2% पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़ी है। तो आप कह रहे हो इंटरनल एडजस्टेड फॉर बुरे नहीं है। एक्चुअली मेरे को मार्जिन से 44.5 वाले 37 के आसपास, तो एक्चुअली इस तरह से वो प्रेशर नहीं है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, मित्रा आरी एसेट्स के एक्विजिशन को मेरे ख्याल से लास्ट अपडेट हमारे पास था कि CCI से अप्रूवल आ चुका है। किस तरह के सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स, किस तरह का फायदा ट्रिकल इन होगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी के लिए इस एक्विजिशन के थ्रू सर? देखिए, ये एक्विजिशन हम इस करंट वर्तमान क्वार्टर के अंदर में कंप्लीट करेंगे, और इस बिजनेस के अंदर में मेनली विंड और सोलर की कैपेसिटी है, और करीब 1750 मेगावाट की टोटल कैपेसिटी है, जिसमें करीब 400 मेगावाट सोलर है, बैलेंस विंड है। और जो हमने मार्केट को गाइडेंस दी है उसकी करंट EBITDA प्रोफाइल के ऊपर में करीब 350 से 400 करोड़ रुपए की ऑपरेशनल एफिशिएंसीज और सिनर्जी बेनिफिट हम लोग उसके अंदर में बढ़ाएंगे, जो कि अगले 12 से 18 महीने के अंदर में हमारे पास में आना शुरू हो जाएंगे। ये बेनिफिट हर ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। हाँ प्रशांत सर, ये सोलर में आपकी कैपेसिटी एडिशन हुई है, बाय द फुल ईयर जो सोलर की आपकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी सर? देखिए, अभी हमने 225 मेगावाट की हमने कैपेसिटी इस साल अप्रैल महीने में ऐड किया था। अभी जो हमारी एडिशनल कैपेसिटी एडिशन है करीब 400 मेगावाट माइत्रा से होगी, और करीब 1350 मेगावाट हमारी विंड की कैपेसिटी ऐड होगी माइत्रा से, तो टोटल 1750 मेगावाट की हमारी कैपेसिटी वो ऐड होगी। इसके अलावा करीब 2500 मेगावाट की हमारी विंड की कैपेसिटी अगले 12 से 14 महीने में ऐड हो जाएगी, जो कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है बहुत तेजी से, और इस महीने से हमारी कमिश्निंग शुरू हो रही है। एक्चुअली इस बार कहा जा रहा था वो जो थर्मल जनरेशन का मामला ठंडा पड़ा था तो बहुत हद तक सपोर्ट विजयनगर सोलर ऑपरेशन से ही मिला था। अच्छा, वो एक इंटेंट जाहिर की थी आप लोगों ने वो ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में फोरे करने के लिए, क्या अपडेट है सर? क्या मन बना रहा है? क्योंकि सब चर्चा कर रहे हैं आजकल उसी स्पेस की। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की क्या तैयारी, क्या मूड? देखिए, उस के बारे में काफी कंटूर्स हम लोग पूरे फाइनल कर रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट भी उसके बारे में पॉलिसी बना रही है। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमने उसकी लोकेशन अभी डिसाइड की है, वो हम कर्नाटका स्टेट के अंदर में हम वो
वो प्रोजेक्ट लगाएंगे और उसके नेसेसरी अप्रूवल्स हम ले रहे हैं। उसमें से कुछ अप्रूवल्स हमारे आ भी गए हैं और अभी नाउ गवर्नमेंट इसके बारे में पूरी पॉलिसी फाइनलाइज कर रही है और उसी के को मद्देनजर रखते हुए हम लोग अपने बाकी सारे कॉन्टूर्स को फाइनल कर रहे हैं। एंड मेरा जहां तक मानना है अगले फाइनेंशियल ईयर में हम लोग उस प्रोजेक्ट के ऊपर में कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। अच्छा प्रशांत से एक और चीज़ है, अगर आप इस क्वार्टर में देखें तो आपकी जो फाइनेंस कॉस्ट है उसमें अगर आप देखें करीब करीब 7% का इजाफा है, टू 204 CR ऑलमोस्ट है। तो मैं ये मान के चलूँ कि सर फुल ईयर के लिए जो आपकी फाइनेंस कॉस्ट की ट्रेजेक्ट्री क्या रहेगी और बाय द मतलब ये जो ये वन टाइम था इस बार का क्वार्टर का जो 7% का इंक्रीज हुआ है, या फिर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा इजाफा और होगा अगले कुछ क्वार्टर्स में, जो फाइनेंस कॉस्ट थी जो इस बार 7% बढ़ी अप्रॉक्सीमेटली? देखिए हम लोग पिछले 5 साल से अपनी बैलेंस शीट को डिलीवर करते आ रहे थे क्योंकि हमारी बिजनेस में ग्रोथ नहीं थी। और अभी क्योंकि हम लोग इतनी कैपेसिटी को ऐड कर रहे हैं और नए एक्विजिशंस कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारी अब फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेगी क्योंकि हमारी कंपनी के ऊपर डेट बढ़ेगा। लेकिन ऑन द शेयर होल्डर इक्विटी जो कि फिक्स्ड है उसके ऊपर में रिटर्न ऑन इक्विटी में इजाफा होगा क्योंकि हम एग्जिस्टिंग जितना भी फ्री कैश है उसको ग्रोथ में डिप्लॉय कर रहे हैं और उसकी वजह से आपकी कंसोलिडेटेड जो डेट है और कंसोलिडेटेड इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन सेम इक्विटी बेस के ऊपर में रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी आल्सो गोइंग अप। सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। स्वाति क्विकली, JSW एनर्जी 5% के आसपास का उछाल। आशीष जी डेफिनेटली काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें नजर आ रही है। लास्ट 5-6 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो 310-320 के रेंज में ही चल रहा था, उसने हमें फ्राइडे ब्रेकआउट नजर आया। इनको स्ट्रेंथ अभी भी इंटैक्ट है, मुझे लगता है ये डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है। 50 DMA के ऊपर भी वेल प्लेस्ड है। आज इस हिसाब से उसमें वॉल्यूम के साथ हमें ब्रेकआउट देखने मिला, मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है 350 to 355 के लेवल टच करने की। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन से डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हो। 315 का एक इमीडिएट स्विंग सपोर्ट लेवल है, तो वो एक स्टॉप लॉस रख के आप अपने लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो या होल्ड कर सकते हो फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 350 रुपीज। ठीक है, चलिए भाई, आप दोनों का धन्यवाद। गौरव, स्वाति, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया स्टॉक पिकिंग और बढ़िया स्टॉक पे अपने व्यूज शेयर करने के लिए। 2 स्टॉक के साथ छोड़े जाते हैं आपको। बहुत अच्छे नंबर थे डॉक्टर रेड्डीज के, स्टॉक 1% नीचे आ गया है। और वीरू अभी मेंशन कर रहे थे कि M&M अपने रिकॉर्ड हाईज की ट्रेजेक्टरी पर अब इस समय कामकाज करता हुआ। ओवर टू यू। नीरज जी बगल में बैठे हैं वीरू। वीरू है क्या उधर दिल्ली में? वीरू को दिखाइए। अब नीरज जी के पास चलते हैं। हाँ। वीरू, आज का सवाल क्या है? नीरज जी के पास चलते हैं। नीरज जी नमस्कार, आपको दे रहे हैं निफ्टी। वीरू आज का यार सवाल, भगवान कसम, मतलब ऐसे ऐसे सवाल आप पूछते हैं ना कि आदमी खुद अगर आप देखें दिमाग शून्य हो जाता है। आज कोई सवाल नहीं है। अरे भी इतनी सर्दी नहीं हुई दिल्ली में कि दिमाग शून्य हो जाए। नहीं नीरज जी, पर मैं यकीन मानिए इस बार सोच सोच के घबरा रहा हूँ कि इस बार नवंबर के आखिरी में, दिसंबर में और जनवरी में होगा क्या। आप यकीन मानिए क्या होगा? मतलब अक्टूबर है अभी भी, 31 अक्टूबर है और ठंड ऐसी है कि पूछिए मत। अरे कुछ नहीं होगा, मजा आएगा। गर्म कपड़े खरीदो, लोई खरीदो, कंबल खरीदो और क्या होगा? कुछ नहीं गाड़ी में हीटर लगा के ऑफिस आओ, दौड़ते हुए आओ, दौड़ते हुए आओ, अपने आप पसीना आ जाएगा और हेल्थ भी बन जाएगी। चलो अच्छा, अब चलते हैं ट्रेडर्स आउटलाइन की तरफ। बहुत मस्ती हो गई। 9% से ज़्यादा बंधन बैंक भी गिर गया। उफ, इतने खराब नतीजे। चलिए, 600 पॉइंट की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है सेंसेक्स और निफ्टी भी 150 पॉइंट से ज़्यादा मजबूती है। तो शुरुआत करते हैं हर सुर्खियों के साथ।